हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज की यह वीडियो जो है उसमें हम अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी होता कौन है। तो भारत का महान न्यायवादी जो है इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जिस तरीके से एक वकील होता है वही जो है महान्यायवादी जो है भारत सरकार के लिए है एक वकील की तरह कार्य करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का वकील। महान्यायवादी का पद जो है वो केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी पद के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? तो उसके लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। वह राष्ट्रपति की नज़र में विधि का अच्छा जानकार हो। यही जो है योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं तो ही वह व्यक्ति जो है भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अब बात करेंगे हम महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई उल्लेख जो है नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के अनुसार महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण करता है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे उसे हटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के रूप में महान्यायवादी जो है वो कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा महान्यायवादी को हटा देगा। तो इस तरह से हमने जाना महान्यायवादी के बारे में। तो आइए कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। नंबर 1 होता है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो है एमसी तलवाड़। एमसी तलवाड़ जो है भारत की प्रथम महान्यायवादी थी। कौन थी? एमसी तलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो जिस अभी हमने बताया कि जो है भारत सरकार का वकील जो है वो महान्यायवादी होता है अर्थात अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य किसके द्वारा सौंपे जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। नंबर 1, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। पहला कार्य क्या है? भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा कार्य है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की ओर से महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76
4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या है? वोट देने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी का अधीनस्थ। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वो है आर वेंकटरमणि। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? यहाँ पर जो है पुरानी बुक है, उसीलिए जो है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। वर्तमान में जो है महान्यायवादी जो हैं वो वेंकटरमणि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी में की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का जो है सृजन संविधान द्वारा किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। कितना होता है? 6 साल। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसको लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि पर। नियंत्रक एवं महालेखाकार जो होता है उसके पेंशन व भत्ते जो है भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है यहाँ पर दिए गए हैं और उनके विषय हैं, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? इसका संबंधित विषय है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 148 का विषय है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना एवं पदमुक्त करना। 149 अनुच्छेद 149 का विषय क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां, वर्क्स एंड पावर्स। अनुच्छेद 150 का संबंधित विषय क्या है? संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। अनुच्छेद 151 का 151 का विषय क्या है? अंकेक्षण प्रतिवेदन करना अर्थात रिपोर्ट देना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अगर एक बार किसी ने इस पद पर कार्य कर लिया
तो अवकाश प्राप्त के बाद वह कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।